पिछले वीडियो में मैंने आपको मनुष्य का पाचन तंत्र और इसमें जितने भी अंग हैं उन सब के बारे में समझाया था संक्षिप्त में। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, अर्थात भोजन का पाचन कैसे होता है, कैसे वो भोजन लेता है और कैसे पचता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि भोजन जो है मनुष्य मुख के द्वारा लेता है। देखिए, ये जो जीभ है, हाँ, और ये है आपका मुंह। तो मुंह के द्वारा जैसे ये भोजन लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि मुंह में पाचन जो है, ठीक है, मुंह में पाचन, आप जानते हैं कि हम लोग कोई भी खट्टे पदार्थ यदि देखते हैं तो हमारे मुख में एक लार उत्पन्न होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमाइलेस। ठीक है, जो लार है उसको हम क्या कहते हैं? इमाइलेस। लार का दूसरा नाम है इमाइलेस, या उसको लाला रस भी कहते हैं, जो भोजन को मुलायम बनाता है, भिंगोता है। हाँ, हमने चर्चा किया था कि रोटी को आप यदि मुंह में लेते और उसे चिबाते हैं तो रोटी को जब आप उगलेंगे मुंह से तो वो आपको दिखेगा गीला। तो वो गीला कैसे होता है? तो इन्हीं लार की वजह से, इमाइलिस की वजह से। ये एक प्रकार का एंजाइम है जो भोजन को गीला बनाता है, मुलायम बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुंह में पाचन, हमारे शरीर में जब हम भोजन लेते हैं तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ठीक है, इन तीन चीज़ों का पाचन कैसे होता है इनके विषय में हम जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, इनका पाचन कैसे होता है। तो चलिए हमारा ये शुरू करते हैं हम लोग मुंह में पाचन। सबसे पहले जब हम मुंह में भोजन लेते हैं तो हम दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं, है ना। जीभ उन्हें उलट पुलट करने में मदद करती है, दांत उन्हें छोटे छोटे कणों में बदलने का सहारा प्रदान करता है। तो मान लीजिए कि हमारे भोजन में जो भी है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा, जो भी भोजन लेते हैं उसमें ये तीन पोषक तत्व होंगे। मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में मुंह में पाचन शुरू होता है। तो मुंह में जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें जो लार है जिसको माइलेज कहते हैं, वो उन्हें सरल कार्बोहाइड्रेट्स में बदलेगा। ठीक है, इसमें बदलेगा, सरल कार्बोहाइड्रेट्स में बदलता है, बराबर। या कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। स्टार्च बोलिए या कार्बोहाइड्रेट बोलिए, इन्हीं का नाम है। तो यहाँ मैंने इक्वेशन के द्वारा दर्शाया है कि स्टार्च जो है वो किसकी उपस्थिति में? तो इमाइलेज की उपस्थिति में स्टार्च जो है इमाइलेज की उपस्थिति में सरल शर्करा में बदल जाता है। सरल शर्करा को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, सरल शर्करा को क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो मुंह में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उसमें क्या मिलता है? लार, जिसको हम लोग इमाइलेज कहते हैं, वो उन्हें सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है? वो लार, जिसको हम कहते हैं इमाइलेज। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का जो है आंशिक पाचन होता है। ठीक है, कैसा पाचन होता है? आंशिक पाचन। हाँ, तो समझ लीजिए कि अब ये मुख में हमने भोजन लिया और भोजन लेने के बाद यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हो गया। तो अब है गरशिका। गरशिका में जैसे भोजन जाता है, ठीक है, तो गरशिका के द्वारा कहाँ पर आता है? आमाशय में। तो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि गरशिका में जो भोजन है वो किस क्रम के अनुसार पहुँचता है? तो वो क्रम को हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन के द्वारा भोजन कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। तो ये क्रमाकुंचन क्या है? ठीक है, तो देखिए ये जो आपका आहार नली है ना, जिसको हम गरशिका कहते हैं, तो कभी मान लीजिए कि समझ लीजिए उंगली है, तो ये है आहार नली। ठीक है, जैसे कॉपी में आप देखिए ये है आहार नली। ठीक है, ऐसा है। तो जो क्रमानुकुंचन है वो है ऐसा, इस प्रकार से, यानी कहीं सिकुड़ेगा तो कहीं फैलेगा, ऐसे कहीं सिकुड़ेगा तो कहीं फैलेगा। और इस क्रम के अनुसार जो है भोजन कहाँ पर चला जाता है? ये आमाशय में, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो भोजन हमने मुख में लिया, मुख में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो गया, ठीक है, शर्करा में बदल गया। अब वहाँ से भोजन चला तो गरशिका के द्वारा कहाँ चला गया? आमाशय में। अब सबसे ज़्यादा समय तक भोजन आमाशय में रहता है, लगभग 3 से 4 घंटे आमाशय में भोजन रहता है। ठीक है, और ये भोजन
ग्रास नलिका के द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। किस प्रकार से? संकुचन और शिथिलन के द्वारा। यहाँ पर संकुचन और शिथिलन, ये जो ग्रास नलिका है, संकुचन और शिथिलन अर्थात मैंने आपको बताया कि सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना, ठीक है। इस क्रम से भोजन यहाँ पर अमाशय तक आ जाता है, ठीक है। अब अमाशय में जो भोजन आ गया, अब इनका पाचन कैसे होता है? आप कहेंगे ये डायफ्राम क्या है? तो डायफ्राम फेफड़े को नीचे आने से रोकता है। फेफड़ा, यहाँ फेफड़ा रहता है, ठीक है, और ये डायफ्राम, डायफ्राम जो है फेफड़े को नीचे आने से रोकता है, ठीक है। तो अब जब भोजन अमाशय में आ जाता है, अब यहाँ से देखिए पाचन कैसे होता है। तो अमाशय में जठर ग्रंथि, अमाशय अर्थात जठर ग्रंथि है ना, वहाँ पर जठर ग्रंथि होता है, और जठर ग्रंथि से 3 प्रकार के जो है स्राव होते हैं, मटेरियल्स स्राव होते हैं, जिसमें से एक होता है पेप्सिन, दूसरा होता है HCl और तीसरा होता है श्लेष्मा, ठीक है। जठर ग्रंथि में, अमाशय में जठर ग्रंथि के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के जो मैंने आपको बताया अमाशय में, ठीक है, जठर ग्रंथि के द्वारा 3 चीज़ें उत्पन्न होती है। एक होता है पेप्सिन, एक होता है HCl और एक होता है श्लेष्मा। अब ये तीनों का काम क्या है ये समझिए। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अर्धपचा जो है अर्धपाचन करता है, प्रोटीन का अर्धपाचन करता है, ठीक है, कौन? पेप्सिन, ठीक है। और HCl जो है भोजन को अम्लीय बनाता है, या कह सकते हैं आपकी भोजन के साथ आए हुए जो अन्य जो हानिकारक कण है, या तो जो कीट है, जो विषाणु है, जीवाणु है, वो उन्हें क्या करता है? मारता है। कौन? HCl, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि भोजन को अम्लीय बनाता है HCl, ठीक है, ये इसका कार्य हो गया। अब श्लेष्मा क्या करती है? तो आप जानते हैं कि जो HCl है बहुत ही खतरनाक अम्ल होता है। ये यदि हमारे पैर या त्वचा पर गिरे तो ये जला देती है। तो ये अमाशय में कैसे कार्य करता है ना, अमाशय को क्यों नहीं नुकसान करता है? तो देखिए, नुकसान तो वहाँ भी होगा, लेकिन होता क्या है, जो श्लेष्मा होती है ये अमाशय की दीवार को HCl से बचाता है। कौन? श्लेष्मा, ठीक है। श्लेष्मा का क्या कार्य है कि अमाशय की दीवार को HCl से बचाता है, ठीक है। और HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। ओके, यहाँ तीनों का कार्य समझ गए। अब अमाशय से भोजन जाता है, देखिए अमाशय से भोजन जाता है क्षुद्रांश में, जाता है ना, यहाँ देखिए क्षुद्रांश में, ठीक है। क्षुद्रांश जिसको हम कहते हैं छोटी नली, ठीक है। और छोटी नली की लंबाई भी मैंने आपको बताया था 6 से 7 मीटर, ठीक है। और छोटी नली में भी भोजन रहता है। अब देखिए, जब क्षुद्रांश में भोजन पहुंचता है, ठीक है, तो क्षुद्रांश में 3 चीजें स्राव होती है, 3 चीजें वहां पर मिलता है। एक मिलता है पीतरस, एक अग्नाशय से जो स्राव होता है अग्नाशय रस, और एक होता है आंत्र रस। ये 3 चीजें क्षुद्रांश में मिलता है। क्षुद्रांश में भोजन के साथ 3 चीजें मिलता है, पीतरस, अग्नाशय रस और अंतरस। अब तीनों का काम क्या है? तो देखिए, पीतरस जो है ये भोजन को क्षारीय बनाता है। यहाँ पर क्या था, देख रहे हैं ना, भोजन को कैसा बनाया? अम्लीय बनाया, ठीक है। अब ये कहाँ पर आया? जब क्षुद्रांश में जाता है तो क्षुद्रांश में ये अम्लीय है उसको बना देता है क्षारीय, क्योंकि जब तक क्षारीय नहीं करेगा तब तक ये उसमें कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए भोजन को क्षारीय बनाना जरूरी होता है। फिर क्षारीय, ये हो गया भोजन को क्षारीय बनाना। और पीतरस दूसरा एक और काम करता है, वसा को छोटे कणों में तोड़ देता है। वसा जो है उनको क्या करता है? छोटे कणों में तोड़ देता है। इसके बाद अग्नाशय रस है। ये अग्नाशय रस क्या करता है? देखिए, अग्नाशय रस में सबसे पहले जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। कौन? अग्नाशय रस। जो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मुख में जो है, मुख में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हुआ है ना, लेकिन कैसा? अर्ध पचा, पूर्ण रूप से नहीं पचा, तो पूर्ण रूप से यहाँ पर होगा। यानी अग्नाशय रस जो है, ठीक है, अग्नाशय रस, ठीक है, और ये है आंतरस, सॉरी ये आंतरस का कार्य है। यहाँ पर समझिए, पीतरस वो क्या करता है?
भोजन को क्षारीय बनाता है, और दूसरा वसा के छोटे कणों को तोड़ देता है, वसा को छोटे कणों में तोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और दूसरा है लाइपेज एंजाइम। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय रस से दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम और दूसरा है लाइपेज एंजाइम। ठीक है, और ये करता क्या है? तो संपूर्ण प्रोटीन का पाचन। क्या करता है ये? संपूर्ण प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन करता है पूर्ण रूप से। कौन? अग्नाशय रस। इसके बाद है आंत्र रस। आंत्र रस का कार्य देखिए, आंत्र रस क्या करता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर अग्नाशय रस से जो संपूर्ण प्रोटीन का पाचन हुआ और वसा का जो पाचन हुआ, ठीक है, इस प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। ध्यान देंगे, आंत्र रस क्या करता है? प्रोटीन जो पचा हुआ है उनको क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, और यहाँ यही आंत्र रस जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या कर देता है? ग्लूकोज में परिवर्तन कर देता है। और जो वसा है, वसा जो है वो वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देगा। ठीक है, तो ये किसका काम है? आंत्र रस का। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि छोटी आंत में सबका पाचन हो गया। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन। तो याद रखिएगा कि संपूर्ण पाचन किस में होता है? छोटी आंत में। किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। अब ये छोटी आंत से जाता है वृदांत में, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में जो भी कुछ इसमें पचने के बाद जो भी पानी है या अन्य कोई भी मटेरियल से यदि रह गया तो उनका अवशोषण कौन करता है? वृदांत। ठीक है, कौन करता है? वृदांत। ठीक है, और प्रोटीन में यहाँ पर जो छोटी आंत है, यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, ये जो छोटी आंत है ये अवशोषण का कार्य करती है। छोटी आंत में अवशोषण। हाँ, तो आपको बता रहे थे कि छोटी आंत में जो है वो अवशोषण का भी कार्य होता है। ठीक है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में अवशोषण का कार्य होता है कैसे? तो देखिए, छोटी आंत, ये समझ ली, छोटी आंत जो है, छोटी आंत के अंदर उंगली जैसे प्रवर्ध रचनाएं होती। उंगली जैसे प्रवर्ध की रचनाएं, जैसे ये देखिए उंगली की रचनाएं किस प्रकार की है? इस प्रकार के प्रवर्ध होते हैं। कहाँ पर? छोटी आंत के अंदर। ये जो उंगली जैसे प्रवर्ध की जो रचना है, हमारी उंगली देख सकते हैं, ये जो प्रवर्ध जैसे है, ऐसे ही रचना इसके अंदर होती है। ठीक है, इनको हम कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं इसको? दीर्घरोम कहते हैं। बराबर, ये दीर्घरोम जो है छोटी आंत के अंदर, ये सभी चीजों का अवशोषण कर लेता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, वसा का। ठीक है, और एक चीज बताया था आपको मैंने कि कार्बोहाइड्रेट्स का किस में बदल जाता है? वो ग्लूकोज में। प्रोटीन किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। और वसा का किस में बदल जाता है? तो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। दो चीजें कह सकते हैं। वसा किस में बदल जाता है पाचन के बाद? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये चीज हो गया मनुष्यों में। ठीक है ना, तो अब क्षुद्रांश में अवशोषण का भी कार्य हो गया। अब बाकी जो भी मेटेरियल्स बचा वो आ गया वृदांत में, और वृदांत भी अवशोषण करते हैं। मान लीजिए कि उसमें जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो अवशोषण कर लिया, या कोई अन्य चीज़ मेटेरियल्स हैं तो उनका अवशोषण हो गया। बाद में ये क्या करता है? सारे अवशोषण के बाद भोजन के में सारे पोषक तत्वों को अवशोषण करने के बाद जो बेकार बच जाता है उसको गुदा द्वार तक ले जाया जाता है। कौन लाता है? ये वृदांत। और गुदा द्वार तक जब आता है तो हम उसे निश्चित समय अंतराल पर शरीर से बाहर निष्कासित करते हैं, जिसको हम उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो बेकार पदार्थ होते हैं उसे हम शरीर से निष्कासित कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इस क्रिया को उत्सर्जन। तो इस प्रकार से मनुष्य में पोषण होता है, यानी किस प्रकार भोजन लिया, कहाँ पर गया और कैसे पचा। तो ये संपूर्ण क्रिया आप याद रखिएगा, और इसमें हर एक पॉइंट्स को भी आपको नोट करने हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी सवाल हो सकता है। आपको पूछेगा क्या आमाशय में सभी पदार्थों का संपूर्ण पाचन होता है? तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि पाचन मैंने आपको बताया कि मुख से शुरू होता है ना, और संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांश में। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ों को नोट करना है। फिर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे श्वसन। तब तक इतना आप
अपने माइंड में नोट करें।